हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। बच्चों, हम सब लास्ट वीक में जो आपके साथ वीडियो हम सब ने डिस्कस करी थी और चैप्टर पढ़ रहे थे वो था सॉल्यूशन, जो कि है एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड चैप्टर, और जिसका काफ़ी डिस्क्रिप्शन, हाफ ऑफ द चैप्टर हैज़ बिन कंप्लीटेड ऑलमोस्ट। बट अब जो पार्ट्स चल रहे हैं तो वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेसिस पे एंड डेरिवेशन बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी और आपके एनसीईआरटी सिलेबस में, यानी एग्ज़ाम बेसिस पे भी 12 बोर्ड के उस पर, और आपका जो नीट और आईआईटी जेईई के कंपटीशन से रिलेटेड बहुत सी इसमें ग्राफ की वैल्यूज से क्वेश्चन पूछता है। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम वो सारे टॉपिक्स को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि सॉल्यूशन कितनी तरह का होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉलिबिलिटी क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये प्रीवियस वीडियोस जो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, आपको पूरा फुल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं ईजिली। तो अभी जो मेरा जो टॉपिक चल रहा था, मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिबिलिटी होती है वो क्या चीज़ होती है। और सॉलिबिलिटी हमने लिक्विड की गैस में देखी थी, और गैस की मतलब कि कोई भी लिक्विड जिसके अंदर गैस डिजॉल्व होती है। हमने एक्वेटिक सिस्टम के बारे में एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको दिया था और बताया था मैंने। तो उसी पे मैंने आपको ये बोला था कि जो सॉलिबिलिटी होती है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो कुछ थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया होते हैं, उन चीज़ों पे डिपेंड करती है। और उसके अलावा जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट होता है उस पर डिपेंड करती है। और नेचर ऑफ सॉल्यूट वो भी कॉज करता है कि सॉल्युबिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की कितनी होगी अलग अलग सॉल्वेंट में, और सेम सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। सो इन सब चीज़ों को मैं ब्रीफिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि जो मेरा टॉपिक अब नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है वो उसी से रिलेटेड है। तो सॉल्युबिलिटी का हमने जो अभी तक पढ़ा, जो हमारा प्रीवियस जो इफ़ेक्ट था, दैट इज़ प्रेशर। तो प्रेशर को हमने पढ़ा कि प्रेशर कैसे सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। तो प्रेशर के बारे में सबसे पहले जो है हेनरी, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। तो आज बच्चों हम हेनरीज लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। एंड हेनरीज लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट में उसके ग्राफ को प्लॉट करके डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क, और उससे बेसिक उसके जो मिले जुले मतलब न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में अगर हो पाया तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट हेनरीज लॉ। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने हेनरीज लॉ को पूरा लिखा हुआ है एंड आई विल डिस्क्राइब वर्ड बाय वर्ड। तो बच्चों, जो हेनरीज थे, हेनरी ने बताया था कि अगर कोई सिस्टम है, यानी कि कोई आपका एक बीकर है, ठीक है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड में हमने गैस डिजॉल्व कर दी है। इस पूरे सिस्टम का हमने ये जो सिस्टम है हमारा, इसमें जो टेम्परेचर है उसको हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। तो उन्होंने बोला कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, पॉइंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid। यानी कि जो सरफेस है लिक्विड की, भाई गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें डिजॉल्व हैं, तो जो इसकी अपर सरफेस है लिक्विड की, इसके ऊपर जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, सॉल्युबिलिटी के। गैस की सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर। यानी कि पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन रखती है। जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। तो हेनरी ने इसके बारे में बताया था। तो अगर मान लीजिए इसको फिर डाल्टन ने भी डिस्क्राइब किया था, आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डाल्टन ने भी इसको डिस्क्राइब किया था। तो कोई भी जो गैस है वो, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व हुए, तो उसको हम किस फॉर्म में लेते हैं, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो मोल फ्रैक्शन की बेसिस पे भी हमने इसको डिफाइन किया हुआ है कि इसको मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में हम किस तरह से समझेंगे। तो फिर से मैं इस डिफिनेशन को आपको समझाती हूँ कि अगर कोई सिस्टम है जिसका टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया है, तो जो उस सिस्टम में आपने, यानी कि वो जो सिस्टम है उसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड में गैस डिजॉल्व है। तो जब वहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो उसकी गैस जो डिज़ोल्व है, जो उसकी सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो उसकी
जो उस लिक्विड की, उस सिस्टम की आउटर सरफेस पे पार्शियल प्रेशर लग रहा है, ठीक है, सो सिंपल। यानी कि जो इस पे यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, ये पार्शियल प्रेशर, और ये जो गैस के मॉलिक्यूल यानी कि जो सॉलिबिलिटी है गैस की, वो क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट करती है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। ये किसने बताया था? हेनरी ने बताया था। तो जो हेनरी ने बताया, तो हेनरी ने इसको एक फार्मूले के बेसिस पे बताया, और उस फार्मूले को हम देखेंगे, और उसमें उसने अपना एक कांस्टेंट दिया जिसको हम लिखते हैं KH, ठीक है, ये हेनरी कांस्टेंट कहलाता है। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम डिस्क्राइब करते हैं कि मोल फ्रैक्शन में किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं हेनरी के लॉ को। तो मोल फ्रैक्शन में लिखा हुआ जो डिफिनेशन में आप देख सकते हैं, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज इन ए सोल्यूशन इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो जो मोल फ्रैक्शन है वो बेसिकली क्या चीज़ है? वो मोल फ्रैक्शन जितने भी मॉलिक्यूल जो है वो डिजॉल्व हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको हम मेंशन कर देते हैं काई से। ये आपका हो गया काई, और फिर जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पार्शियल प्रेशर के, तो इसको हम पी से डिनोट करते हैं। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल p इज इक्वल टू KH इंटू काई। काई इज पार्शियल प्रेशर, और ये जो KH है बच्चों, ये है हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट जो है वो हेनरी के नाम से दिया गया था, और ये जो हेनरी कांस्टेंट है इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? क्योंकि भाई जो मोल फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन है, उसकी कोई यूनिट होती नहीं है, इसलिए काई जो है आपका उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और जो पार्शियल प्रेशर की यूनिट होगी वही यूनिट होगी किसकी? आपकी KH की, ठीक है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई के। अब अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा सिस्टम दिया है किसी गिवन सिस्टम में, अगर ये जो P है आपका कांस्टेंट हो जाए, तब इस KH की क्या वैल्यू होगी? तो अगर मान लीजिए कि P कांस्टेंट हो जाए, यानी कि कोई गिवन P है, गिवन प्रेशर है किसी सिस्टम में, तब हम इसको किस तरह से, तब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकलेगा? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर और काई के बीच में क्या रिलेशन होगा, और काई और कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, और सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमने किसी सिस्टम में एक गिवन टेम्परेचर पर लिखा। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए P कांस्टेंट हो जाए, KH इंटू काई है आपका, ठीक है, अगर ये P कांस्टेंट हो जाए तो काई इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई KH, यानी कि P जो है आपका कांस्टेंट हो गया, गिवन है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन क्रिएट हो जाता है। जी हाँ, ये जो मोल फ्रैक्शन है और ये जो KH की वैल्यू है, ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्स, यानी कि अगर KH ज़्यादा होगा तो काई की वैल्यू यानी कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, और अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो KH की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, यानी कि ये दोनों से एक दूसरे से इन्वर्स रिलेशन रखते हैं। इसके बेसिस पे बहुत सी एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ के बेसिस पे, और बहुत सी चीज़ों को डिफ़ाइन भी किया गया है इस इन्वर्स रिलेशन में। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे मैंने ये काई और KH के बीच में रिलेशन बताया है, ये एट अ गिवन प्रेशर यानी कि जो कांस्टेंट प्रेशर है उसके ऊपर ये चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप जो है ये शो कर रहा है यहाँ पे, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटता है, और जब दूसरा बढ़ता है तो पहला वाला घट जाएगा। तो हमने देखा, अब हम इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन देखेंगे। तो एप्लीकेशन देखने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सबसे पहले हम अगर इसके बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तब क्या होता है देखते हैं। पार्शियल प्रेशर P, ठीक है, और यहाँ पे किसी भी गैस की हमने सॉलिबिलिटी की बात कर ली। तो जब इन दोनों के बीच में यानी कि पार्शियल प्रेशर और सॉलिबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसके बीच में हमें एक स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। हम देख सकते हैं जैसे P इंक्रीज़ करेगा वैसे ही हमारी क्या होगी, सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करती है। अभी मैंने आपको काई और KH के बीच में इन्वर्स रिलेशन बताया, और फिर मैं यहाँ बता रही हूँ कि डायरेक्ट रिलेशन किसमें, पार्शियल प्रेशर और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के बीच में है, ठीक है। जब P इंक्रीज़ करता है तब सॉलिबिलिटी यानी कि पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज़ करती है। एक स्ट्रेट ग्राफ मिलता है, और इस स्ट्रेट ग्राफ से हमको पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। अब ये जो हेनरीज लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आपकी जो बेसिक लाइफ है उसमें बहुत से एग्जाम्पल हैं। चलिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो
गाइस हमने अभी बात करी थी कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं पार्शियल प्रेशर और सॉलिबिलिटी के बीच में यानी कि मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो हमें एक स्ट्रेट ग्राफ मिलता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है, आपकी बुक में इतने अच्छे से मेंशन किया है। ये हमको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर पी और ये सॉलिबिलिटी के टर्म में हमने यहाँ पर ये जो नीचे का हमारा है ये सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी के बेसिस पे हमने इसको निकाला है। ठीक है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो इस स्ट्रेट लाइन के मिलने का मतलब ये है कि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। तो मान लीजिए कोई गिवन प्रेशर है, ठीक है, गिवन प्रेशर पे पी कांस्टेंट है यानी कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या होगा कि जो हेनरी लॉ है वहाँ पे ये बताया गया है कि जब आपको मैंने बताया कि मोल फ्रैक्शन यानी कि काई के बीच में और केएच के बीच में जो है इन्वर्स रिलेशन हो जाता है जब कोई गिवन प्रेशर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी बुक में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बिल्कुल साफ साफ कि आपकी बुक में भी बिल्कुल साफ साफ मेंशन किया गया है कि इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 2.11 जो आपकी इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन है 2.11 P इज इक्वल टू के एच इंटू काई। तो इसमें क्या बता रहा है कि अगर गिवन प्रेशर जो है वो मतलब गिवन प्रेशर यानी कि कांस्टेंट प्रेशर है तो के एच जो है वो इन्वर्स रिलेट करेगा किससे, सॉलिबिलिटी से यानी कि मोल फ्रैक्शन से। यानी कि जब के एच की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ होती है। जी हाँ, अब ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम हेनरी कांस्टेंट को और सॉलिबिलिटी को इन्वर्स रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो द हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट अ गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, अब इसमें एक चार्ट भी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चार्ट में दिया हुआ है कि टेम्परेचर चेंज पे जब टेम्परेचर जैसे आपका इंक्रीज़ करता है तो के एच की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी और सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। तो बच्चों ये जो चीज़ है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एक्वेटिक सिस्टम के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए। तो हर गैस जो होती है अपनी उसकी एक अपनी अलग केज वैल्यू होती है। ठीक है, हर गैस अपना स्पेसिफिक केज वैल्यू रखती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टेबल दिया गया है N2 और O2 कि जब N2 और O2 का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी जो सॉलिबिलिटी होती है जो गैसेस की वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है सॉलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है कि इंक्रीज़ विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंडिकेटिंग दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज़ होती है कब, विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो केज की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, केज की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसमें डिफरेंट गैसेस को दी गई है कि किस टेम्परेचर पर सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, केज की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो फिर क्या हो रही है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। क्योंकि ये जो गिवन, लेकिन इस सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो हमारा जो एक्वेटिक सिस्टम है तो इसकी बहुत सी ऐसी जो है हेनरी लॉ का बताया गया है कि बहुत ही इंडस्ट्रियल बेसिस पे एप्लीकेशन है और सम बायोलॉजिकल फिनोमेना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटेबल है। तो इसमें ये चीज़ भी बताई गई है एक्वेटिक लाइफ में। बताइए अब देखिए जो मछलियाँ हैं आपकी, मछलियाँ क्या करती हैं कि पानी में नीचे की तरफ से रहती हैं। क्यों रहती हैं भाई, क्योंकि जो ऊपर की सरफेस होती है वहाँ का टेम्परेचर और जो नीचे की सरफेस होती है वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो जहाँ टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर क्या होगा, केज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जी। और जब केज की वैल्यू कम होगी तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में O2 भाई चाहिए, उनको लाइफ के लिए, अपने जीने के लिए, उनको अपने बायोलॉजिकल फिनोमेनन के लिए O2 की ज़रूरत होती है। तो वो जो O2 है वो क्या है, वो नीचे की तरफ, नीचे यानी कि जहाँ पे कोल्ड वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व है क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर कम है। तो जब टेम्परेचर कम, केज की वैल्यू कम, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा यानी कि सॉलिबिलिटी भी ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सी ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, अब आपने दूसरा देखा हुआ है कि जो सॉलिबिलिटी होती है, अभी आपने कोल्ड ड्रिंक बहुत से पीते हैं, गर्मी भी बहुत है तो सब बहुत पी रहे होंगे कोल्ड ड्रिंक। सोडा बॉटल का सबसे अच्छा एग्जांपल है। सोडा बॉटल को आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसमें काफ़ी, मतलब अगर आप उसको शेक करके ओपन कर दें या फिर शेक ना करें और बहुत ही उसकी लिड को बहुत ही मतलब फियर्सली तेज़ी से ओपन करें तो पूरी जो सोडा है वो बाहर आ जाएगा। क्योंकि वो क्या है, वो जो सोडा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ लिक्विड को
उसके अंदर बहुत प्रेशर है, प्रेशर के साथ उसको बंद किया गया है। उसके अंदर क्या कौन सी गैस है भाई, सॉलिबिलिटी CO2 उसके अंदर डाली गई है। तो CO2 की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमने बॉटल को सील्ड कर दिया हाई प्रेशर में। जब हम हाई प्रेशर करते हैं तो क्या होता है, आप देखिए जो छोटे छोटे बबल्स दिख रहे होते हैं वो एक्चुअली गैस है। वो कौन सी गैस है, CO2 गैस है सोडा में। जब आप उसको धीरे धीरे ओपन करते हैं तो वो एक फिस यानी फिस का जो एक साउंड क्रिएट करती है, वो फिस का जो साउंड क्रिएट करती है तो उसका मतलब प्रेशर रिलीज़ हो रहा है, गैस रिलीज़ हो रही है। जैसे ही प्रेशर कम हुआ, गैस की सॉलिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो गैस की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसको हाई प्रेशर में क्या करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्कूबा डाइव्स जो करने के लिए स्कूबा डाइवर्स होते हैं मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैस वाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। यानी कि उनकी आपने देखा होगा कि वो अपने लिए जो प्रेशर को कम करने के लिए क्या करते हैं, मतलब अंदर जाएंगे तो भाई वो ब्रीथ करने में सिस्टम पे, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा वो होता है, फोर्स होता है, प्रेशर होता है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको वो पुश करता है, तो हम ब्रीदिंग में हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए गैस सिलेंडर हम लेके जाते हैं। जो स्कूबा डाइवर्स का होते हैं वो गैस सिलेंडर लेके जाते हैं और उस गैस सिलेंडर के अंदर जो है गैसेस भरी होती हैं। अब ये भी जो चीज़ है उसको पूरा मतलब सिस्टम में अच्छे से काम करने के लिए अब प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा है, फिर ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रेशर रिलीज़ होता है, तो ऑल ऑफ सडन प्रेशर का बढ़ना और घटना वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो उससे बचने के लिए हम एक गैस सिलेंडर को लेकर जाते हैं। ठीक है, और ये जो गैस सिलेंडर होता है इसमें गैस भरी हुई होती है